तुम्हें लस्ट के लिए सेम किया जाता है, तुम्हें अपना सेक्सुअल डिज़ायर के लिए सेम किया जाता है। लेकिन ये तुम्हारे अंदर एक ऐसा पावर है, और नहीं, ये तुम्हारे अंदर एक ऐसा एंशिएंट सुपर पावर है जिसको समाज ने मिसअंडरस्टूड किया। लेकिन जो पावर इस पूरी समाज को बनाया, इस पूरी पृथ्वी में सारे मानव सभ्यता को बनाया, दिस इज द मोस्ट पावरफुल डिजायर एंड द मोस्ट सेक्रेड एनर्जी, जो कोई भी एक ऑर्डिनरी इंसान को एक पावरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बना सकता है। इट कैन गिव यू नेम, फेम, मनी, वेल्थ, power. It can help you achieve goals, your dreams, create something new that never happened. कुछ नया इनोवेशन, कोई आर्ट, कोई म्यूजिक, कोई लिटरेचर, कुछ भी। ये इतना पावरफुल डिजायर है, एक सुपर पावर है, एक सेक्रेड एनर्जी है, जो कोई भी एक ऑर्डिनरी साधारण इंसान को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बना सकता है। मोस्ट मेन कांट कंट्रोल द सेक्सुअल इम्पल्स, सो वो वाइल्ड एनर्जी इधर उधर जाती है और उसका लाइफ डिस्ट्रॉय करता है, चाहे वो हुकअप्स में, क्राइम में, चीटिंग करने में, या फिर हनी ट्रैप में आ जाता है और अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अपना बनाया हुआ एम्पायर खो देता है इंसान बस सेक्सुअल डिजायर के लिए। सोसाइटी में इसको एक टैबू बना दिया, इसको रिप्रेस करने बोला गया। तो रिप्रेस करने से वो ख़त्म नहीं होती है। व्हेन यू डोंट यूज दैट पावर, वो डिसअपेयर नहीं हो जाता है, वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड पे, तुम्हारे नर्वस सिस्टम पे अंदर चला जाता है, एंड वो तुम्हें स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन देता है। वहीं पे यू कैन यूज दिस एनर्जी एज फ्यूल of your mission. It can give you positive aggression, it can increase your hunger for growth and help you to achieve something extraordinary, greater than yourself, greater than your personal goals, or you can waste it in self gratification and lust। तो तुम्हारे पास दो चॉइस है, तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करने के लिए अपना मिशन बनाओ और उस मिशन की फ्यूल के लिए इस एनर्जी को, इस पावरफुल सेक्रेड एनर्जी को, इस पावर को, इस सुपर पावर को यूज़ करो, या तो इसको वैसे ही वेस्ट कर दो बस शॉर्ट टर्म 2 मिनट के प्लेजर के लिए, और फिर अपना सेक्स लाइफ और रिलेशनशिप खराब करो बाद में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिबिडो थ्योरी के बारे में। लिबिडो थ्योरी के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कि ये दिया किसने था। ये दिया था सिगमंड फ्रॉयड ने। फ्रॉड क्या होता है फर्क नहीं पड़ता, नाम सुन लो, सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। शायद प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रही मेरे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मन की भावना को समझो, बहुत लंबा स्क्रिप्ट है इसलिए टेंशन में हो थोड़ा, और कुछ नहीं। तो ये एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, एक न्यूरोलॉजिस्ट है। इन्होंने 90s में लिबिडो थ्योरी दी है। और जो हम अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तो ये अनकॉन्शियस माइंड की जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था। अनकॉन्शियस माइंड मतलब जिस माइंड के बारे में हम कॉन्शियस नहीं है, मतलब हम जागृत नहीं है जिस माइंड के बारे में। एक माइंड है हम डे टू डे कंडीशन लेता है, और एक माइंड है जो बाकी शरीर का सारे काम करता है। जहाँ पे मान लो तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ कुछ ट्रॉमा हुआ था, कुछ इवेंट हुआ था, वो इवेंट तुम्हें याद नहीं है, लेकिन वो ट्रॉमा तुम्हें अभी भी इफेक्ट करता है। तो वो चीज़ तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है, तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड ने उसको याद रखा है, वो तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया। तो इस अनकॉन्शियस माइंड की बात सबसे पहले फ्रॉयड ने की थी, और इन्होंने एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी कि एक बहुत बड़ा सोसाइटी में बहुत सारे लोग एक जैसे सोचते हैं, उनकी एक जैसे बिहेवियरल पैटर्न से, उनके अनकॉन्शियस से आगे क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे कोई वार वगैरह होने वाला है तो वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो ये है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मतलब बहुत सारे लोग जब एक जैसे सोचते हैं तो उसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोलते हैं, और इसीलिए वार्स वगैरह होता है और इसको आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है पहले से। साइंटिफिक साइकोलॉजी में क्या होता है, हम किसी की बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। जैसे कि एक इंसान ऐसा एक्ट कर रहा था, उस पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ, या फिर उस पर ये ट्रिक, ये चीज़ ट्राई किया गया, उसके बाद से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये हम साइंटिफिक साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट के साथ कर सकते हैं। लेकिन हम उसकी थॉट को कैसे ट्रैक करेंगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो कैसे पता करेंगे। तो जो तुम्हारे माइंड पे एक मैसेज लगा दिया हो और तुम्हारे दिमाग में कैसा कैसा थॉट आता है, सब कुछ वहाँ पे एकदम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अगले दिन मुंह नहीं दिखा पाओगे बाहर, लोग सोचता है कि ये कितना शांत सुशील लड़का है या फिर लड़की है। तुम्हारे एक दिन के लिए भी ना लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए तुम्हारे थॉट, तो ये सारे सुशील शांत सब दिख जाएगा, सब रिवील हो जाएगा। ठीक है, हम खुद ही खुद के दिमाग पे हैरान हो जाता है कि इतना गंदा थॉट हमारे दिमाग में कैसे आ रहा है सोशल मीडिया से और कहाँ से। तो वो साइको एनालिसिस करके, ड्रीम एनालिसिस करके, बातों के माध्यम से इंसान को हील करते हैं। वो कैसे, जैसे कि कोई इंसान है, उसको बैठा के पूछेगा कि तेरा लास्ट 10 या 15 डेज का क्या क्या तूने सपना देखा है, वो आके बताना हर दिन। ठीक है, वो जिस इंसान पे एक्सपीरियंस करता है उनको एक टास्क दिया जाता था कि लास्ट 10 से 15 दिन का तुम्हारा जो ड्रीम है, तुम्हारा जो सपना है, वो तुम लिखो, हर दिन सुबह उठ के लिखो।
और वो आके हमें दो, वो हमें बताओ। उसके सपनों के बारे में बात किया था, मतलब वो सपने में क्या दिखता है। उन्होंने बोला था कि ड्रीम इज द रोड टू योर अनकॉन्शियस। ड्रीम के माध्यम से ही तुम अपने अनकॉन्शियस के अंदर घुस के पता कर सकते हो कि उसके अंदर क्या है। अनकॉन्शियस लाइक इट्स ए सीक्रेट रूम जहाँ पे तुम्हारा बचपन से अभी तक का सारे मेमोरीज रखा हुआ है जो तुम्हारे अंदर है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। इट्स लाइक एक बैकग्राउंड ऐप चल रहा है तुम्हारे फोन में लेकिन तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। तुम्हारे फ्रंट में कुछ और ऐप है और तुम्हारे बैकग्राउंड में कुछ और ऐप चल रहा है, वो तुम्हारा सारा बैटरी खा रहा है और तुम्हें वो ऐप दिख भी नहीं रहा है क्योंकि तुम्हारे फ्रंट में कोई दूसरा ऐप तुम चला रहे हो, दूसरा ऐप में बिजी हो। हमारा जो भी कुछ नेचुरल डिजायर्स होता है जो हम चाइल्डहुड में सोसाइटी पे एक्सेप्टेबल होने के लिए या फिर सोसाइटल रूल्स के लिए, मोरालिटी, एथिक्स, कल्चर, रिलीजन, सोशल वैल्यूज़, ये सारे रूल्स के लिए हम रिप्रेस करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तो वो डिज़ायर ख़त्म नहीं होते। वो डिज़ायर्स जाके हमारे अनकॉन्शियस के अंदर बैठ जाता है। तो जो डिज़ायर्स हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम सप्रेस कर देते हैं सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होने के लिए, वो डिज़ायर्स हमारे अनकॉन्शियस में चले जाता है, सप्रेस हो जाता है और वो एडल्टहुड में अगली तरीके से मैनिफेस्ट होता है हमारे लाइफ में। अब वीडियो में जो बातें होगी वो मेरी नहीं, फ्रेड की है और वो चीज़ें थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है, इसलिए चीज़ें कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। तो उसको एज इट इज़ तुम्हें थंब ऑफ रूल नहीं मानना, तथ्य नहीं मानना है कि यही तो महान सत्य है। तुम्हें उसे एक बस थ्योरी के हिसाब से देखना है। कोई भी इंसान एक इंसान है, इंसान से गलती भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। वो इंसान ने एक थ्योरी दिया, उसके अगेंस्ट भी बहुत सारा थ्योरी आता है। तो इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी प्राणी हो, हमारे अंदर दो नेचुरल इंस्टिंक्ट पहले से रहता है जब हम जन्म लेते हैं। एक होता है सर्वाइवल, जिसके लिए हम वायलेंस करते हैं हमारे सेफ्टी के लिए। दूसरा है दूसरा दूसरा है रिप्रोडक्शन, यानी फैक्स, जो हम करते हैं अपना जनरेशन को, अपने जीन को आगे बढ़ाने के लिए। ये दो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है इंसान के अंदर जो इंसान लेके पैदा होता है। तो हमारे अंदर जो भी फंडामेंटल फील होता है कोई भी काम करने के, जो सेक्सुअल एनर्जी, डिजायर, ड्राइव होता है, उसे ही लिबिडो कहा गया है। और ये एनर्जी तुम्हारा सोसाइटी का रूल नहीं मानता, तुम्हारा सोसाइटी का रूल बाद में पैदा हुआ है, पहले ये एनर्जी आया है, तो ये अपने हिसाब से चलता है। अब सोसाइटी के रूल जानवरों में नहीं होता है लेकिन इंसानों में होता है, क्योंकि हम इंटेलिजेंट है, हम सिविलाइज्ड है, इसलिए हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी का कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करना होता है। वो अगर नहीं फॉलो करेंगे तो हमारी लगेगी। तो ऐसे एग्जाम्पल, तुम्हें बचपन में कोई लड़की पसंद आ गई, अब तुम्हारे अंदर डिज़ायर आया कि मैं इसको प्रपोज करूँगा, ये मेरा गर्लफ्रेंड बनेगी, और तुम्हारे अंदर एक नेचुरल डिज़ायर आया एंड वो डिज़ायर को तुम सप्रेस कर दिए कि ये तो बहुत सुंदर है, ये तो टॉपर है, ये तो आउट ऑफ लीग है, ये तो टीचर की बेटी है, ये तो बहुत पैसे वाला घर का लड़की है, या फिर मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत बुरा दिखता हूँ, तो ये मुझसे कैसे पटेगी। तो हम उस डिज़ायर को कोई ना कोई कारण के लिए रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन बेटा वो तुम्हारा रिप्लेस डिज़ायर खत्म नहीं होता है, वो चला जाता है तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड पे एंड वो वहीं पे रहता है, वो तुम्हें डिस्टर्ब करता रहता है एंड बाद में एडल्टहुड में वो जाके एक गंदे तरीके से एक्सप्रेस होता है। वो चीटिंग भी हो सकता है या फिर कोई बड़ा क्राइम, जैसे AR लगा देना आगे फॉर यूट्यूब गाइडलाइंस। एक्सट्रीम केसेस पे रिप्रेस डिजायर ये क्राइम भी करवाती है। ये देखो, ये है आइसबर्ग मॉडल, ये तुम्हारा ब्रेन का आइसबर्ग मॉडल है। इसमें एक चीज़ को समझते हैं, इसमें पहला चीज़ है ईड। ईड क्या है? ईड है तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट, या तो सर्वाइवल या तो फैक्ट्स के लिए होता है। जैसे बचपन में मान लो तुम अपने परिवार के साथ बैठ के टीवी देख रहे हो या फिर फोन में कुछ देख रहे हो, अब वहाँ पे तुम्हें नोरा फातेही दिख गई अपना नितंब मटकाते हुए, या फिर कोई भी एक्ट्रेस दिख गई, कोई भी गाना दिख गया, जो देख के तुम्हारे अंदर डिज़ायर तो आया कि मैं अपना आंखें सेक लूँ, लेकिन आसपास फैमिली, पापा मम्मी सब बैठे होते हैं, घर के बड़े बैठे होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम मुंह फेर लेते हैं ऐसे जैसे कि हमने कुछ देखा ही नहीं। क्या 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 चल रहा है? मैं तो अपने कुछ सोच पे मग्न हूँ भाई, मैं तो कुछ गंभीर फिलोसॉफिकल थिंकिंग में मग्न हूँ। क्या टीवी में क्या चला वो तो मुझे दिखा ही नहीं। नोरा फतेही, कैटरीना कैफ, इनकी नितंब मटकाते हुए नृत्य देख के तुम्हारे अंदर की अर्ज तो आती है, लेकिन तुम उस अर्ज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। या फिर स्कूल में जो बंदा तुम्हें बुली करता है, तुम्हें गाली देता है, तुम्हें हैरेस करता है, तुम्हें उसको पीटने की तो मन करता है। तुमने कल एक मूवी में एक फाइटिंग सीन देख लिया, तुम्हारे अंदर का हीरो जाग गया, तुम्हें पीटने की मन तो कर रहा है उसे, लेकिन तुम पीट नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा गर्जन कॉल हो जाएगी।
तुम्हें स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, तुम्हें पनिश किया जाएगा, इसलिए तुम उस डिज़ायर को रिप्रेस करते हो। ये ईट कोई भी चीज़ का हो सकता है। तुम्हारे पास मान लो बचपन में पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हें एक दुकान में खाना दिख गया, तुम अकेले हो, तुम्हें खाने की मन तो कर रहा है, लेकिन कैसे खाऊं? अगर मैं ले लूँ जाके तो उसे चोरी कहा जाएगा और हमें पीटा जाएगा, तो ले नहीं सकते। तो हम उस अर्ज को रिप्रेस कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये वाला पार्ट है सुपर ईगो, जिससे क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, क्या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, वो चीज़ पता है। और वो तुम्हें उस हिसाब से एक्शन लेने के लिए बोलता है, तुम उसके सुनते हो। ये है सुपर ईगो। जैसे कि टीवी में तुम्हें कोई एक्ट्रेस दिख गया और तुम चैनल बदल लेते हो, तो वो तुम्हारा सुपर ईगो तुम्हें करवाता है। तो तुम्हारा नेचुरल ईड चाह रहा है देखने और तुम्हारा सुपर ईगो चाह रहा है ना देखने। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है तुम्हारा ईगो। वो एक बीच का रास्ता ढूंढता है। वो क्या बोलता है, गाना का पहला लाइन याद रख ले, फिर यूट्यूब में जाकर सर्च करूंगा, आराम से देखूंगा रात को या फिर जब भी फ्री टाइम मिलेगा अकेला। टीचर ने तुम्हें पीटा, टीचर को पीटने की तो मन किया तुम्हारा बहुत जोर से, लेकिन तुम पीट नहीं पाए क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो तुम क्या किए, तुम्हारा ईगो ने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए टीचर की हवा लीक कर दे, जाके हवा खोल दे गाड़ी की। हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट, नेचुरल ईड तो पूरा अनकॉन्शियस होता है, लेकिन जो हमारा सुपर ईगो होता है ना, वो अनकॉन्शियस भी होता है और कॉन्शियस भी होता है। अनकॉन्शियस क्यों होता है? क्योंकि हमने सोसाइटी का रूल्स तो सारे रटके नहीं रखे हैं ना, कहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाता है कि ये चीज़ गलत तो है, हमें हमारे अंदर गिल्ट एक आ जाता है। तो सुपर ईगो का बहुत सारा पार्ट अनकॉन्शियस है, क्योंकि बहुत दिनों से सोसाइटी से होती आ रही है, तो ये अनकॉन्शियस है हमारा। और ईगो, उसका भी कुछ पार्ट अनकॉन्शियस है। कभी कभी हम अनकॉन्शियस डिसीजन ले लेते हैं और कभी कभी कॉन्शियसली हम चुनते हैं कि इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, इसमें हम बीच का रास्ता कैसे ढूंढें ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा, तुम्हारा ईट बोलता है कि चल एक आइसक्रीम खा ले, चल एक जंक फूड खा ले, लेकिन तुम्हारा सुपर ईगो बोलता है तू जिम में वर्कआउट करता है ना, तुझे वेट लूज करना है ना, तूने सोसाइटी में बोल के आया है ना कि तू वेट लूज करेगा, तो तुझे तो नहीं खाना चाहिए, और खाएगा तो तेरा बदनामी हो जाएगा, तू ऐसे ही मोटा रहेगा। तो ईगो बोलता है कि अभी खा लेता हूँ, कल जिम में डबल वर्कआउट करूँगा। ईगो ऐसे बीच बचाव करता है। ईट तुम्हारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहती है, सुपर ईगो मोरल्स के बारे में सोचता है, और ईगो इन दोनों के बीच में बैलेंस कराता है। तुम्हारा नेचुरल ईट बोलता है कि सिक्सर मार दे, तुम्हारा सुपर ईगो बोलता है कि अबे आउट हो जाएगा, विजेत हो जाएगी। और तुम्हारा फिर ईगो आके बोलता है कि सेफ खेल, एक दो रन ले या फिर फोर मार। अब रिप्रेशन क्या है? तुम्हें ऑपरेशन पता है? मतलब जब कोई हमारा इच्छाओं को दबाता है तो उसे ऑपरेशन कहा जाता है, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन। तो रिप्रेशन ये है कि हम जब खुद ही अपना डिजायर को दबाते हैं तो उसे रिप्रेशन कहा जाता है। रिप्रेशन मतलब जब हम खुद ही खुद का फीलिंग को दबा देते हैं, उसे रिप्रेशन कहा जाता है। अब रिप्रेस करने से वो चीज़ खत्म नहीं होता है, वो तुम्हारा अनकॉन्शियस में चल जाता है हमेशा के लिए। बाद में जाके वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि तुम्हें बचपन में कोई लड़की पसंद आई एंड तुम्हें उसको बोलने की मन किया, लेकिन कोई भी रीज़न करे तुम बोल नहीं पाए, तुम उस चीज़ को सप्रेस कर दिए। तुम्हारे ईट तो बच्चों का नाम, शादी का कार्ड, सब कुछ सोच लिया था। किसी लड़की के साथ अगर आई कांटेक्ट हो गया या फिर थोड़ी सी बात हो गई, तो तुम्हारे अंदर का नेचुरल ईट तो उसके साथ तुम्हारे बच्चों की नाम, शादी का कार्ड, सब कुछ सोच लिया था। लेकिन कोई कारण के लिए अगर तुम्हारा सुपर ईगो ने उस चीज़ को रिप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया, तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करोगे? वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए तुम फेक आईडी खोलोगे और खोल के तुम उसे स्टॉक करोगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि चाइल्ड में मान लो तुम्हारा कोई अर्ज आ गई, तुम्हें अपना कोई फैमिली मेम्बर से ही शायद वो अट्रैक्शन फील हुआ, या फिर जो तुम्हारी दूर के रिश्तेदार या फिर कोई भी हो तुम्हारे फैमिली के अंदर, इसके साथ तुम कुछ कर तो नहीं सकते, आई मीन प्यार वगैरह कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन तो फील हो रहा है, तुम्हें उसको सप्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी बोलेगी भाई कितना गंदा इंसान है, सोसाइटी में मुंह नहीं दिखा पाओगे। लेकिन तुम्हारा नेचुरल ईड को वो सब नहीं पता, उसे तो अट्रैक्शन फील हो रहा है कोई भी लड़की हो, और तुम्हारा सुपर ईगो बोलता है कि ये तेरा कजिन है, इससे नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के खिलाफ है, या फिर ये टीचर की बेटी है, इससे करेगा तो टीचर बहुत पीटेगा, या फिर ये तो बहुत अमीर घर की बेटी है, ये तुझे पसंद ही नहीं करेगी, या फिर ये तो बहुत सुंदर है, आउट ऑफ लीग है। तुम उस चीज़ को रिप्लेस कर देते हो ना, एंड फिर वो चीज़ को तुम्हारे
सुपारी को जब रिप्लेस कर देता है तब तुम्हारा ईगो उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ नहीं रह सकता, उसको कॉन्फ्लिक्ट की रिजोल्यूशन चाहिए। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है। मैक्सिमम टाइम देखोगे कि ड्रीम के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। ड्रीम के अंदर वो तुम दोनों की शादी करवा देगा, तुम दोनों की बच्चा करवा देगा, सब कुछ करवा देता है जो तुम एग्जैक्ट रियल में करना चाहते हो, वो तुम ड्रीम में कर लेते हो, क्योंकि ड्रीम में सेफ है। ड्रीम में ना सोसाइटी बोल रही है ना कोई कुछ बोल रहा है, तो ड्रीम में वो चीज़ करना सेफ है। इसलिए ड्रीम में वो चीज़ करके वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देता है। जो भी लोगों को ये अनएथिकल लग रहा है वो सब लोग भी ड्रीम में उन चीज़ों को रिजॉल्व किया है। ये चीज़ें हमें मोरली गलत लगता है, लेकिन ड्रीम में वो चीज़ वैसे ही रिजॉल्व होता है जैसे सोसाइटी में अनएथिकल होता है। तुम्हारे टीचर या फिर कोई भी दोस्त, कोई भी इंसान अगर तुम्हें बुली किया, इसको तुम शायद उस टाइम पे फिर से गुस्सा नहीं दिखा सके, उसे तुम मार नहीं सके, लेकिन सपने में तुम उसको बहुत पिटोगे, सपने में शायद तुम उसको ख़त्म ही कर दोगे। ठीक है, सपने में बहुत बुरा क्राइम करोगे तुम, जो अगर तुम रियल लाइफ में करोगे तो तुम्हारी फेल हो सकती है। तो इसीलिए तुम्हारा नेचुरल ईड की जो डिज़ायर है, जो सुपर ईगो सप्रेस कर लेता है तुम्हारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए, उसको ईगो ड्रीम में जाके या फिर ओवर थिंक करके, इमेजिन करके उसको रिजॉल्व करता है। कॉन्फ्लिक्ट को रिलेट कर पा रहे हो ना? लेसन मत लो इससे, चीज़ें कैसे वर्क करते हैं मैं वो समझा रहा हूँ, वो समझो पहले। सॉल्यूशन के पीछे मत भागो, अवेयरनेस जरूरी है। जब अवेयरनेस आ जाती है तो सॉल्यूशन अपने आप पता चल जाता है। जो डिजायर्स तुम्हारे सुपर ईगो की वजह से सप्रेस हो जाता है वो तुम्हारे अनकॉन्शियस पे चला जाता है, एंड फिर वो जाके तुम्हारे ड्रीम में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए ड्रीम को बोला गया है रोड टू योर अनकॉन्शियस। ड्रीम के रास्ते से ही तुम अपने अनकॉन्शियस पे झांक के देख सकते हो कि क्या क्या है वहाँ पे, कौन से डिजायर सप्रेस्ड हुआ पड़ा है। इसलिए फ्रेड फ्रेड कोई क्या नाम है इसका, इसीलिए इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड ड्रीम एनालिसिस करते थे। उसको बैठा के उसकी पिछले 10-12 सपनों की एनालिसिस करते थे और उसमें पैटर्न क्या है वो नोटिस करते थे, और उसके माध्यम से उसके अनकॉन्शियस पे क्या डिजायर्स, फीलिंग रिप्रेस हुआ पड़ा हुआ है, सप्रेस हुआ पड़ा है, वो सारे ढूंढ के निकालते थे। रिप्रेशन होता कब है? तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की उन्होंने 4 स्टेज बताया। फेज 1 है ओवरऑल स्टेज, जो 1 साल की बच्चे की होता है। तो फ्रॉइड ने बोला कि उसका लिविडो उसके मुंह में होता है, मतलब उसका सेक्सुअल एनर्जी उसके मुंह में होता है, जबकि कार्ल जुंग ने इसको बोला था कि लिबिडो बस सेक्सुअल एनर्जी नहीं, वो नरिशमेंट के लिए, फूड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग मत है। तो हम यहाँ पे जो फ्रॉइड की बात कर रहे हैं, तो उसने बोला कि उसकी जो लिबिडो वो मुंह पे होता है, इसलिए वो सकिंग, टेस्टिंग ये चीज़ें करता है। तुम 1 साल के बच्चे को नोटिस करना, वो कोई भी चीज़ को मुंह पे रख लेगा। कोई बोतल का ढक्कन हो सकता है, कोई पेंसिल बॉक्स, कुछ भी उसको मिलता है वो मुंह पे ऐसे लेके उसको ऐसे काटता है, ऐसे कुछ करता है। तुम नोटिस करना सही से, ठीक है। तो ये बोला गया, एंड उस टाइम अगर उसे नरिशमेंट नहीं दिया गया या फिर ओवर नरिशमेंट दिया गया, हाउ केयर गिवर्स रिस्पॉन्ड दैट मैटर्स। उस टाइम पे बच्चा मुंह के माध्यम से प्लेजर ढूंढता है, प्लेजर की तरफ जाता है। उस टाइम उसे अगर टू मच और टू लेस ग्रेटिफिकेशन दिया जाता है तो एडल्टहुड में जाके ओरल फिक्सेशन होता है। एडल्टहुड में जिस इंसान की अनरिजॉल्व्ड ओरल स्टेज है वो एक्सेसिव स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेल बाइटिंग, एक्सेसिव ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग वाटर, इन चीज़ों की तरफ जाता है। इन चीज़ों की लक्षण उसमें देखा जाता है। फिर आता है 2 से 3 साल तक की फेज जो होता है एनल स्टेज। उस स्टेज पे ना बच्चे की जो लिबिडो होता है वो उसकी उस जगह पे होता है, एनल पे। उस टाइम पे उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे पॉटी किया जाता है, कैसे सुसु किया जाता है, ये सब की ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड उस टाइम पे उसे अगर सही से चीज़ें नहीं करवाया गया, फिर बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दिया गया है, फिर बहुत लेस केयर दिया गया है, या फिर टू मच केयर दिया गया है, तो उसकी वहाँ पे फिक्सेशन होती है। या तो वो एनल रिटेंटिव हो जाता है, मतलब स्टबॉर्न, क्लिंग, ओवरली ऑर्डरली हो जाता है, मतलब जो हर चीज़ में किरकिर करता है या फिर बोलता है, उसको हर चीज़ ऑर्डर में। थोड़ा भी कोई चीज़ ठीक से रखा नहीं गया हो, थोड़ा भी कोई चीज़ थोड़ा मान लो 4 बोतल रखा गया है, 1 बोतल थोड़ा आगे आ गया है, तो उसमें उसको इरिटेशन होगी, अंदर से प्रॉब्लम होगी, उसको सब चीज़ ऑर्डर में चाहिए। उसके पास अगर 2 पेन है तो 2 पेन एक कलर का चाहिए होगा, मतलब सब कुछ एक ऑर्डर पर चाहिए होता है। तो
ये होता है एनल रिटेंटिव, ये उनका होता है जिन पे स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग किया गया हो। और एक होता है एनल एक्सपल्सिव, ये पूरा उनकी उल्टा होता है, उनको हर चीज़ एक कलर का चाहिए, एक पैटर्न में चाहिए, सब कुछ एकदम क्लीन एक साथ सजाया हुआ चाहिए। और इनको, इनकी घर में जाओगे तो जैसे टोर्नेडो आ गया है, कुछ बहुत मेसी, गंदगी, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, रेकलेस होगा। कहाँ पे बूट पड़ा हुआ है, कहाँ पे बोतल पड़ा हुआ है, कहाँ पे बुक पड़ा हुआ है, कहाँ पे पिज्ज़ा का बॉक्स पड़ा हुआ है, सब कुछ इधर उधर फेंका होगा, सब कुछ मेसी होगा। तो ये होता है एनल एक्सपल्सिव, ये उल्टा होता है उनका। उसके बाद 3 to 6 ईयर्स की एज में फैलिक स्टेज, इस स्टेज पे उनका लिबिडो उनकी जेनिटल्स की तरफ जाता है। इस स्पेस पे क्या होता है, मैंने नहीं, फ्रॉइड ने बोला, याद है। इस स्पेस पे क्या होता है, वो ऑपोजिट जेंडर की पेरेंट की तरफ एक अनकॉन्शियस अट्रैक्शन फील करता है, और सेम जेंडर की पेरेंट्स की तरफ एक अनकॉन्शियस जेलसी फील करता है। जैसे कोई लड़का है तो पापा की तरफ, और कोई लड़की है तो मम्मी की तरफ जेलस होगी, एंड वो चाहेगी कि अपोजिट जेंडर वाले जो पेरेंट है वो बस मेरा ही केयर करे। तुमने कोई कोई वीडियो में देखा होगा कि दो कपल्स बैठा हुआ है, तो जब पापा बेटी के सामने माँ को प्यार कर रही है तो उसकी बेटी जेलस हो रही है, उसकी बेटी उसकी हाथ को हटा ले रही है माँ से, या फिर बीच में आ रही है, या फिर रोक रही है। तो ये होता है, ये होता है फैलिक स्टेज। इस स्टेज पे वो सेम जेंडर वाले पेरेंट की वैल्यूज को इंटरनलाइज करता है। फिर आता है लैटेंसी, जो 6 से 14 साल की उम्र तक होता है। मतलब 6 साल, मतलब जब तुम शायद क्लास में, स्कूल में भर्ती हुए होगे, तो 6 से 14 साल की उम्र तक लैटेंसी होता है। इस टाइम पे बच्चा अपना पढ़ाई लिखाई स्कूल में बिजी होता है, इस टाइम पे उतना कुछ फिक्सन नहीं होता है, इस टाइम पे लिबिडो उतना एक्टिव नहीं रहता है। उसके बाद आता है प्यूबर्टी, जो 14 साल की बाद वाला एज। इस टाइम पे ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। स्टेज पे वो मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करता है। एंड अगर पहले वाले फेज में कोई डिसफंक्शन नहीं रहा तो वो हेल्दी रिलेशनशिप बनाएगा, बैलेंस रिलेशनशिप बनाएगा। अगर पुराने फेज अच्छे नहीं गए तो उसका रिलेशनशिप अनबैलेंस्ड रहेगा, इम्बैलेंस, अनबैलेंस, इम्बैलेंस, कुछ भी होगा रहेगा। पुराने स्टेजेस अच्छा रहे तो बड़े होके वो एक सिक्योर और हेल्दी रिलेशनशिप बना पाता है, और पुराना स्टेज अगर अच्छा नहीं रहे तो वो एक अनहेल्दी, अनस्टेबल और इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाता है। ये होता है एडल्टहुड में इस चीज़ का परिणाम। अब इंडिया पे क्या होता है, एक तो इंडिया पे सेक्स के बारे में बात करना ही अलाउड नहीं है। तुम पेरेंट्स के सामने, टीचर के सामने, दोस्तों के सामने, लड़कियों के सामने कहीं पे भी बात नहीं कर सकते सेक्स के बारे में खुलेआम। तुम हाथ के बारे में बात कर सकते हो, पाँव के बारे में बात कर सकते हो, आंखों के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा ऑर्गन जो इस पूरी सोसाइटी को जन्म दिया है, जो जिसके वजह से ये पूरी सोसाइटी एग्जिस्ट करता है, तुम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो क्या ये हमारा इंडियन कल्चर में है, या फिर ये किसी ने हम पे थोपा है? कि एक्चुअली ब्रिटिश ने हम पे थोपा है, क्योंकि हमारे जो पुराने मंदिर है वहाँ पे जो स्कल्पचर है वहाँ पे ये चीज़ें ओपनली दिखता है। मतलब इस चीज़ का डिस्कशन अलाउड था ओपनली। कामा सुद्रा जो हमारा देश का किताब है, मतलब हमारे देश में ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, सेक्स एजुकेशन हमारे देश में थी। मैं ओपनली सेक्स करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्राइवेट में करने की चीज़ है। मैं उसकी डिस्कशन के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी एजुकेशन के बारे में, जो हमारे देश में अलाउड था। हमारे सोसाइटी में ये चीज़ें अलाउड थी कम्प्लीटली। अभी की ऐसे नहीं कि अगर माँ बाप से पूछो कि बच्चा कैसे होता है, वो लोग बोल देंगे कि बच्चा तो भगवान की देन है भाई। जैसे भगवान कोई डिलीवरी बॉय है जहाँ पे तुम ऑर्डर करोगे बच्चा, और वो 9 महीने बाद तुम्हें होम डिलीवरी करके जाएंगे। बच्चे तो भगवान की देन है, भगवान नहीं। हमारे देश में इसकी ओपन में चर्चा होती है भाई, नेचुरल लाइफ का पार्ट है, ये करके सब लोग पैदा हुए हैं और ये करना पड़ेगा तभी सृष्टि चलेगी। तो इसके बारे में डिस्कस ना करके हम क्या उखाड़ लेंगे, नुकसान ही होगा ना। तो ये चीज़ आया है ब्रिटिशों के बारे में, ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई किए ताकि हम ये चीज़ें डिस्कस ना कर पाए ओपनली, एंड हमारे एजुकेशन से ये सब चीज़ हटा दिया। उसके पहले चीज़ नहीं था, ठीक है। उनके देश में ये सब चीज़ें रिप्रेस्ड था, इसीलिए वो चीज़ें अभी ओपन में होता है। ज़्यादा एक्सट्रीम में चला गया, या तो इधर एक्सट्रीम में चले जाओ या तो इधर एक्सट्रीम में चले जाओ, ओपन एकदम हो जाओ। तो बीच में नहीं रहना जानते वो लोग। हमारे देश में ये सब चीज़ें नहीं था, इसलिए तब सेक्सुअल क्राइम कम होता था, नहीं होता था। तुम्हें ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्फ्लिक्ट देख के समझ आ रहा होगा कि एक तरफ तो कामासूत्र जैसे किताब है और एक तरफ बात ही नहीं होता है। क्लास में टीचर वो चैप्टर ही स्किप कर जाता है, इतना सोशल टैबू बन गया है, इतना वो चीज़ को रिप्रेस कर दिया गया है, क्योंकि हम कलेक्टिव सोसाइटी हैं। एक का डिज़ायर का रिप्रेशन पूरे फैमिली में इफेक्ट पड़ता है। किसी का कैरियर चॉइस, किसी का रिलेशनशिप चॉइस,
जो रिप्लेस कर देता है इंसान, वो पूरा फैमिली को, जो फैमिली के साथ उसका शादी हो रहा है उसको भी इफेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग कलेक्टिव सोसाइटी है। यहाँ पे कैरियर से पहले, शादी से पहले इंसान अपना नहीं सोचता है कि मेरा पसंद है या नहीं, वो सोचता है कि परिवार में बाकी सारे लोगों को पसंद आएगा भी नहीं, किसको पसंद आना चाहिए, सबको पसंद आएगा तभी शादी होगी। तो इंसान को अपने पसंद के खिलाफ शादी करवा दिया जाता है, कैरियर चॉइस दिया जाता है, तो वो अपने डिज़ायर को जब रिप्रेस करता है तो बाद में जाके वो प्रेशर कुकर की तरफ ब्लास्ट होता है, वो तब एक गलत रूप लेता है। मान लो अरेंज मैरिज, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कोई एफर्ट ही नहीं करा, बिना एफर्ट का जो चीज़ मिल जाता है उसका हम इज्जत नहीं करते, तो उस रिलेशनशिप में जो हालत होगी उनकी, शायद वो दो फैमिली पे भी इफेक्ट करेगी। वहाँ पे दो लोगों पे लड़ाई, फिजिकल अब्यूज़, ये सब चीज़ें होता रहता है, जो उसकी बच्चों पे इफेक्ट करता है, उसकी बच्चों को ट्रॉमा रहता है, फिर उसके बच्चे से अगले के बच्चे सीखता है, ऐसे चलता रहता है। या फिर पसंद के खिलाफ शादी करवा दो, फिर चीटिंग होता है, या डिप्रेशन, ये सब चीज़ें होता रहता है। इंसान की खुद का पर्सनैलिटी कुछ अलग है, सोसाइटी में कुछ अलग एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी में कुछ अलग दिखाना है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट के वजह से बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे मान लो कोई LGBTQ है, वो अगर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको अगर सोसाइटी में सेम किया जाएगा उसकी जेंडर के लिए, तो क्या है, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करेगा। कोई अगर लड़की है, उसे लड़की पसंद है, वो अगर किसी लड़के के साथ शादी कर लिया है, फिर उस लड़के को पता चलता है इसे तो लड़की पसंद है, उसकी दोनों की मैरिड लाइफ कितने खराब होगी सोसाइटी के लिए, बीच में से उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उस लड़की ने एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपनी फैमिली को। बाद में साथ किसी और लड़की के साथ चीटिंग करते हुए पकड़ी गई, बाद में सच्चाई पता चला, तो बेकार में बीच में से एक और इंसान की ज़िंदगी खराब हुई ना, क्योंकि एक्सप्रेशन का फ्रीडम नहीं। ऐसे हमारा कोई भी डिज़ायर, हम किसी लड़की को पाना चाहते हैं, हमारा कोई एंगर, हमारा कोई भी डिज़ायर हम शॉर्ट टर्म पे तो रिप्रेस कर देते हैं, तो शॉर्ट टर्म पे एक रिलीफ मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो चीज़ें हमें इफेक्ट करता है, क्योंकि वो रिप्रेस डिज़ायर हमारा अनकॉन्शियस पे चला जाता है रिप्रेस होके, और लॉन्ग टर्म पे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बुरा होता है, और वो चीज़ हमें लाइफ टाइम इफेक्ट करती है, हमारे पूरा लाइफ को वो चीज़ इफेक्ट करता है, जिसको तुम इतना छोटा चीज़ समझ रहे हो उतना छोटा चीज़ है नहीं। मान लो जैसे कि हमें एक हमारा ऑपोजिट जेंडर के पेरेंट की तरफ एक अलग कनेक्शन लगाव होता है, जैसे लड़कों को देखोगे अपनी माँ की तरफ एक अलग तरह की कनेक्शन होती है, और लड़की को अपनी पापा की तरफ एक अलग तरह की कनेक्शन होता है। लेकिन अगर लड़कों को अपनी माँ से प्यार नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलता, या फिर लड़की को अपने पापा से अटेंशन केयर नहीं मिलता, उनकी अगर उनकी पेरेंट के साथ रिलेशन खराब है, नहीं जमता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वो वैसा ही टॉक्सिक गुण वाला पार्टनर को अट्रैक्ट करेगी, ताकि उसकी पार्टनर के माध्यम से उसकी पेरेंट के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हमारे ब्रेन को रिजॉल्व करना ही होता है, वो अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना करे तो पागल हो जाएगा, तो वो उस टाइप का ही टॉक्सिक पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करता है या फिर करती है, कि बचपन में जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ था वो रिजॉल्व हो जाए, बचपन में जो प्यार पापा से नहीं मिला था या फिर मम्मी से नहीं मिला था, वो चीज़ उस टाइप का पार्टनर से मिल जाए। एक और एग्जाम्पल, को लड़की मान लो बहुत सुंदर है बचपन से, और उसकी बचपन में उसकी पेरेंट्स ने बोला होगा कि तो ना सावधान रहना, सुंदर लड़की को समाज फायदा उठाता है, तो वो चीज़ जब उसको बार बार बोला जाएगा ना, वो उसकी अनकॉन्शियस पे चला जाएगा, एंड उसकी बॉडी को चाहिए सेफ्टी, वो सेफ फील करने के लिए, ताकि लोग उसकी फ़ायदा ना उठाए, वो खुद को मोटी बना लेगा, खुद की केयर नहीं करेगा, खुद को अगली बना देगा, वो चाह के भी सुंदर नहीं हो पा रही है, तो वो थेरापी देने के बाद, उसको एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि इसकी ऐसा बिलीफ है, बच्चों ने इसको बोला गया कि सुंदर लोगों का लोग फ़ायदा उठाता है, इसीलिए इसका बॉडी इसको अगली रख रहा है, ये जिम जाके भी खुद को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, ये खुद को सही नहीं कर पा रहा है, और उसके दिमाग में पार्टनर का डेफिनेशन ही ऐसा बन गया कि पार्टनर जो होता है वो फ़ायदा ही उठाएगा, तो या तो वो पार्टनर बना ही नहीं पाएगी, या फिर पार्टनर चूज करेगी तो ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेगी जो उसके फायदा उठाएगा। कोई लड़के का मान लो पापा के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो घर छोड़ कर निकल गया, तो वो लाइफ में जब भी कोई बड़ा पोस्ट में काम करने चाहेगा, वो काम वाम सब कुछ ठीक करेगा, लेकिन वो अपने हायर अथॉरिटी के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लेगा और उससे उस जॉब से निकाला जाएगा। ये चीज़ बार बार पैटर्न में होगा। उसके बाद पता चला है कि उसके डैड के साथ उसकी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से वो घर छोड़ के चला आया था, तो वही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि उसका वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर उसके पापा के साथ उसकी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद जाके उसका वो पैटर्न
बदला, क्योंकि डीप इनसाइड उसका ब्रेन उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहता था उसके पापा के साथ। रिप्रेस्ड डिजायर हमारे बिहेवियर को बहुत हद तक कंट्रोल करती है। ये जो हमारे अनप्रोसेस्ड इमोशंस होता है, डिजायर्स होता है, ये हमारा लाइफ में रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ को बहुत हद तक इफेक्ट करता है। वैसे ही मान लो बचपन में मम्मी पापा दोनों काम में बिजी है, अपने ऑफिस के काम में, और बच्चे को दे दिया काम वाले के पास। माँ बाप के पास बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है। बच्चे को इनफ डिजायर्ड अटेंशन, प्यार नहीं मिला अपने पेरेंट्स से बचपन में, अपने माँ से। वो लड़का फ्यूचर में उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वैसा ही लड़की अट्रैक्ट करेगी जो उसको केयर नहीं करता, जो उसको अटेंशन नहीं देता, जो उसको प्यार नहीं करता। वो एक सही रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, या फिर किसी लड़की को अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं अप्रोच कर दूँ तो मुझे सेफ रिप्लाई नहीं आएगी सामने वाले से। आएगी, हाँ आएगी। अगर मैं सामने वाली लड़की को हाय भी बोल दूंगा ना तो मेरा जेल हो जाएगा। और तुम्हारा अनकॉन्शियस पे क्या है, वो तुम्हारा स्लिप ऑफ टंग के माध्यम से ही पता चल जाता है। कभी कभी हमारा अनकॉन्शियस में ऑटो करेक्ट कर देता है, हम ऑटो करेक्ट मोड पे आ जाते हैं। हम स्लिप ऑफ टंग में कुछ ऐसा चीज़ बोल देते हैं जो हम बोलना चाहते नहीं थे। मान लो संजय सोनिया से प्यार करता है, लेकिन सोसाइटी में शायद कुछ है इसीलिए वो खुलेआम बोल नहीं सकता, तो वो जाके बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसमें पहला वाला जो सेंटेंस था ना, वो अनकॉन्शियसली उसके मुंह से निकल गया था, क्योंकि वो उसके अनकॉन्शियस पे था। तो एक तो ड्रीम एनालिसिस और दूसरा फ्रॉइडियन। इसका टाइटल मेरा उच्चारण नहीं होता भाई, मुझे पता नहीं, कि माफ़ कर देना। तो एक होता है ड्रीम एनालिसिस और दूसरा है ये फ्रॉइडियन स्लीप, जिसके माध्यम से तुम अपने अनकॉन्शियस के डिज़ायर के बारे में पता कर सकते हो। तुम इसको अगर ऑब्जर्व किए तो हम अपने डिज़ायर्स को जो सोसाइटी में दिखा नहीं सकते, उसको रिप्रेस करने के लिए क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। जैसे एक होता है डिनायल, बंदी डिनाई करती है कि मुझे तो ये पसंद नहीं है, ये तो वैसे ही इंस्टा खोलते खोलते उसका पिक्चर आ गया था, उसका पोस्ट आ गया था मेरे फीड पे, अगर पकड़ा गया तो वो डिनाई करता है। दूसरा है प्रोजेक्शन, अपना फीलिंग किसी और पर डाल देना। खुद किसी लड़की को पसंद करता होगा, लेकिन वो बोलता है अरे मैं तो उसे पसंद ही नहीं करता हूँ, वो मुझे घूरती है, वो मुझे पसंद करती है। पर्सनलाइजेशन मतलब वो अपने डिजायर की सप्रेशन को लॉजिकली जस्टिफाई करेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। तुम खुद को नोटिस करो कि तुम क्या करते हो इनमें से और क्यों करते हो। सच क्या है, रिफ्लेक्ट करो, लिखो वो। क्योंकि ये जो तुम रैशनलाइज करते हो ना, तुम्हारा कॉन्शियस डिसीजन भी तुम्हारा अनकॉन्शियस से ही चल रहा है, तो इसीलिए अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करना जरूरी है। उसके बाद फ्रॉइड का स्टूडेंट कार्ल जंग ने बोला कि ये लिबिडो बस सेक्सुअल एनर्जी नहीं है, ये लाइफ फोर्स है। ये बच्चा जब 1 साल का बच्चा जब मुंह से कुछ शक करता है, वो नरिशमेंट के लिए करता है। उसको फिर प्लेजर प्रिंसिपल बोला गया, क्योंकि सर्वाइवल के लिए सेक्स नहीं, फूड, वायलेंस और भी बहुत कुछ लगता है। तो वहाँ पे सेक्सुअल एक हिस्सा है, लेकिन वही पूरा चीज़ नहीं है। तो उस थ्योरी को चैलेंज किया, आगे और भी एलाबोरेट किया, वो अलग बात है। किसी भी इंसान की बात को परम सत्य मत मानो, क्योंकि ये सब स्टडीज है, थ्योरीज है, जो समय के साथ साथ चेंज होती है। स्टडी फ्रॉइड ने बस बीमार पेशेंट के साथ ही किया था, जो बीमार थे पहले से, वो हेल्दी लोगों के साथ स्टडी नहीं किया था। तो बहुत सारी चीज़ वैरी करता है, कोई भी चीज़ को परम सत्य मत मानो, तुम बस थ्योरी को एज इट इज़ देखो, उस जो सीखना है सीख लो बस, ठीक है। रिप्रेस डिजायर कितना डेंजरस हो सकती है उसका एग्जाम्पल है, जब एक रेप इंसिडेंट हुआ था तो वहाँ पे जो क्राइम किया था उनका जांच पड़ताल हुई, ताकि उनकी मेंटालिटी को पहचान पाया जाए, और ये चीज़ क्यों हो रहा है, इसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, उसको ढूंढ के निकाला जाए ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। जब उनसे पूछताछ किया गया ना, तो उन्होंने बताया एक इंसिडेंट हुआ था, लो एक बस जा रहा है, बस में पीछे कुछ लोग बैठा हुआ है, कुछ दोस्त, एंड सामने एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैठा हुआ है। बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा है, वो उसको ऐसे टीज कर रहा है, ऐसे लोग नॉर्मली अपने पार्टनर के साथ करते हैं। लेकिन वो देख के पीछे वाले लोगों को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो सेक्सुअली रिप्रेस्ड थे, उनको सेक्स नहीं मिला था। शायद अपने पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी का, या फिर किसी को पार्टनर ही नहीं मिला, कोई भी कारण होगा, उनमें सेक्सुअल रिप्रेशन था। तो वो दूसरे कपल को वो करते हुए नहीं देख सकते, तो वो भी डीप डाउन वही करना चाहता है, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो रिप्रेस्ड है, वो नहीं कर पाया, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। मान लो तुम्हारा पार्टनर है, तुम अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तुम अपने पार्टनर के साथ मस्ती करते हो, तो सामने कोई कपल जा रहा होगा तो उसको देख के तुम्हें जलन नहीं होगी। लेकिन तुम अगर सिंगल हो, तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिला, तो तुम्हें जलन होगी, क्योंकि तुम सेक्सुअली रिप्रेस्ड हो, तुम उनको देख के जेलस फील करोगे।
तुम्हें साथ उनको देख के गुस्सा आ जाए कि इस बंदे को मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। अंदर से डीप डाउन तुम भी सिंगल रहना नहीं चाहते, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा कोई पार्टनर हो, तुम भी उसके साथ वैसे ही घूमो, लेकिन क्योंकि तुम घूम नहीं पा रहे इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे पास अगर पार्टनर होगी तो तुम गुस्सा नहीं फील करोगे, तो तुम जेलसी फील नहीं करोगे कि तुम्हारा डिजायर रिप्रेस नहीं है तब, क्योंकि तुम्हारा डिज़ायर रिप्रेस्ड है तो तुम जरा से एंगर फील करोगे। तो वैसे ही उनका डिज़ायर इतना रिप्रेस्ड था, इतना भयानक वो था कि वो लोग को देख के गुस्सा आ गया। वो लोग अपने काम से काम नहीं रख पाए, वो लोग जाकर लड़के को पीटने लग गए। वो लोग जब लड़के को पीटने लग गए तो लड़की भी बचाव करने आई। तो फिर बहुत सारे लोग थे, लड़के को शायद कुछ कर दिया तो फिर लड़के के साथ तो ऐसे क्राइम के पीछे ये रीज़न रहता है। एक बार इमेजिन करो कि तुम्हारा अगर डिज़ायर फुलफिल है, तुम अपने पार्टनर के साथ हो, तुम्हारा रिलेशनशिप है, तो क्या तुम दो कपल को देख के इतना जेलस हो जाओगे, इतना गुस्सा हो जाओगे कि तुम उनको पीटने चले जाओगे? उनकी जान कांट इमेजिन। तो जो क्राइम किए उनको शायद लाइफ में कोई प्यार करने का ही नहीं है, उनको प्यार ही नहीं मिला। कोई ना कोई रीज़न होगा उनका साइकोलॉजिकल, उनकी डिज़ायर इतना रिप्रेस्ड है कि वो लोग इतना बड़ा क्राइम कर दिए। इससे क्या सीख मिलता है कि तुम्हें नहीं पता बाहर सोसाइटी में इतना करोड़ लोग हैं, किसका मेंटलिटी क्या है, किसका सिचुएशन क्या है। तो ऐसा जगह पे तुम्हें अपना सेफ्टी के लिए खुद को कॉशियस रखना होगा। अकेला ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ पे तुम्हें लगता है कि कुछ हो सकता है। अपना ड्रेस अपने घर पे अपने मर्जी से पढ़ो, बाहर में पता नहीं कौन कैसा है। तुम खुद को कंट्रोल कर सकते, दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। खुद का सेफ्टी पहले है, जान बची तो बाद में घर में आके करना रेवोल्यूशन जो तुम्हें करना है, पहले खुद का सेफ्टी है। तो पब्लिक में अपने गर्लफ्रेंड के साथ वैसा चीज़ मत करना जो चीज़ देख के शायद कुछ ग्रुप ट्रिगर हो जाए, ठीक है। जो प्राइवेट में करने का चीज़ प्राइवेट में करना, पब्लिक में नहीं करना। और सेफ्टी रखना हमेशा, अपना फाइटिंग सीख लो, अपना प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें रखो, एंड पब्लिक में थोड़ा कॉशियस रहना, अकेले इलाके में मत जाना। तो अपने दिमाग के हिसाब से अपना लगा लो कि मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है पब्लिक में कौन कैसा है। सेक्सुअली रिप्रेस्ड कोई भी इंसान हो सकता है। कोई टीचर क्राइम कर देता है अपने स्टूडेंट के साथ, कोई ऑफिस में बॉस क्राइम कर देता है, कोई कॉलीग क्राइम कर देता है अपने कॉलीग के साथ। तो इतना इजीली किसी पे ट्रस्ट करके उसका इतना क्लोज ना चले जाओ कि तुम्हें नहीं पता इंसान के अंदर में क्या इंटेंशन है और वो बाहर में क्या दिखा रहा है। एंड तुम खुद अपने डिजायर को रिप्रेस मत करो, अपना पर्सनालिटी को डेवलप करो, लुक्स को डेवलप करो, पैसा कमाओ, लड़की से बात करना सीखो, जो करना है करो। अपना डिजायर को रिप्रेस मत करो ताकि बाद में तुम 40 साल की उम्र में, किसी 20 साल की उम्र में अपने बेटी की उम्र की बच्चे के साथ, या फिर अपने बेटी को देख के ही तुम्हें एकदम लस्ट फील हो, तुम उसको गंदी नज़र से देखो, ये ना हो। इसलिए अभी रिप्रेस मत करो, अभी तुम कम्युनिकेशन सीखो, रिलेशनशिप बनाओ, वो चीज़ें करो। हाँ, शाम हो गई है। एंड फॉर वुमेन्स, तुम भी अपने डिज़ायर को रिप्रेस मत करो, तुम भी लड़कों से बात करना सीखो, बातें इनिशिएट करना सीखो, ठीक है, ताकि तुम्हें भी बाद में जाके किसी जिम ट्रेनर के साथ या फिर ऑफिस में किसी कॉलीग के साथ चीट ना करना पड़े, या फिर शादी के बाद अपने आधा उम्र की लड़के के साथ चीट ना करना पड़े। तुम्हें भी अपना डिज़ायर को सही तरीके से सही टाइम पे एक्सप्रेस करना सीखो। ज़्यादा रिप्रेस कर दोगे तो वो शायद गलत परिणाम दिखा सकता है तुम्हें लॉन्ग टर्म में। अपोजिट जेंडर के बारे में, अपोजिट जेंडर के नीड के बारे में, उसकी साइकोलॉजी के बारे में सीखना है एंड उससे बात करना सीखना है। ये सब चीज़ तुम्हें अप्लाई करना है रियल लाइफ में। खुद ही अपने दिमाग में ओवरथिंक करके कोई चीज़ एज्यूम करके खुद को रिजेक्ट मत कर दो कि ये बंदी तो आउट ऑफ लीक है, ये तो अमीर की लड़की है, ये मुझे क्यों प्यार करेगी, या फिर ये मुझे क्यों प्यार करेगा। अरे भाई तो बोल कर देख, उसके बाद देखा जाएगा, नहीं किया तो दूसरा कोई है। हाँ, लेकिन रिप्रेस मत करना दोस्त। रिप्रेशन का एक और एग्जाम्पल जो तुम एकदम रिलेट कर पाओगे वो ये है कि जो बचपन में क्रिकेट खेलने जाते थे तो किसी अंकल के घर में बॉल चला जाता था और वो बॉल नहीं देते थे, वो तुम्हारा खेलना ही बंद करना चाहते थे। अब एक छोटी सी बॉल के लिए गुस्सा एक अधेड़ उम्र के इंसान की, भाई बेसिकली क्या है ना, बचपन में वो खेलना चाहता था लेकिन उसकी पेरेंट्स ने उसकी खेलने की डिज़ायर को रिप्रेस कर दिया, उसको पढ़ाई में लगा दिया। वो अपनी पेरेंट्स के लिए अपने खेलने की डिज़ायर को रिप्रेस कर दिया। तो क्योंकि वो नहीं खेल पाया तो वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन उसके अनकॉन्शियस में चला गया। वो किसी को खेलते देख ही नहीं सकता है, किसी को खेलते देखता तो उसको गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो तुम्हारा बॉल लेता है
या फिर सोसाइटी में कंप्लेन कर देता है। कभी कभी डिप्रेशन के कारण हेडेक, स्टोमक पेन ये सब भी होता है, या फिर कोई दूसरा बीमारी होता है जिसको तुम डॉक्टर दिखाते हो लेकिन उसका डॉक्टर दिखाने के बाद भी वो सही नहीं होता है, क्योंकि शायद तुम्हारा रिप्रेस्ड इमोशन ही तुम्हारे अंदर बीमारी क्रिएट करता है। सो यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, reflect on your behaviors, identify the painful, the repressed emotions, identify the conflicts and resolve them। तुम्हारा ये जो कौन एडिक्शन, सिगरेट फूकना, ये सब क्या है? ये सब तो वही रिप्रेस्ड इमोशन को एक दूसरे तरीका से चैनलाइज करने का, उसके साथ कोप करने का, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का ही तरीका है ना। सिगरेट फूकते हो, वही डिज़ायर जो एंगर का डिज़ायर होगा शायद, ठीक है, या फिर किसी को पाने का डिज़ायर होगा, उसी एनर्जी को चैनलाइज करते हो गलत तरीके से। इसका कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतना पड़ता है, या फिर भुगतना पड़ेगा बाद में, फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। अपना नेचुरल डिज़ायर्स के लिए सेम फील मत करो। सेम और गिल्ट तुम्हारे नेचुरल डिज़ायर के साथ इंक्लूड किया सोसाइटी ने, वो रियल नहीं है। पूरी सोसाइटी सारा रिप्रेस्ड है, क्योंकि हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, तो पूरी सोसाइटी रिप्रेस है। कैरियर रिप्रेस कर दो, रिलेशनशिप रिप्रेस कर दो, सब कुछ रिप्रेस कर दो। बाद में खुश नहीं रहे जीवन में तो मामा पापा को ब्लेम करो कि तुम लोगों की वजह से मैं आज करियर में खुश नहीं हूँ। लड़का करना चाहता है सिंगिंग, लड़के को दिला दिया इंजीनियरिंग, फिर लड़का खुश नहीं है, लड़के का रिजल्ट नहीं आया। माँ बोलता है कि तूने पढ़ा ही नहीं है, इतना खर्चा किया तुझ पे, तूने पढ़ा ही नहीं, तो फेलियर, तो लूज़र है, तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। अरे जो वो करना चाहता था वहाँ पे उनको रिप्लेस कर दिया, तो वो करेगा क्या? वो कर भी लिया तो ना वो खुश रहेगा, और वो नहीं कर पाया तो फेलियर हो गया। हम अननेसेसरी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को इतना प्रायोरिटी देते हैं जो कि इतना ज़रूरी नहीं है। सोचो कितना लोग जन्मे हैं, कितना सोसाइटी है, सब लोग कौन किसको प्रायोरिटी दे रहा है उससे ना दे रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है भाई। तो अपने नेचुरल डिज़ायर के लिए सेम या फिर गिल्ट मत फील करो, उसको एक्सप्रेस करो। अब तुम अपने पेरेंट के सामने एक्सप्रेस कर पाओ, उनके सामने करो, अपने दोस्त के सामने कर पाओ, दोस्त के सामने करो, फिर कोई ना रहे तो खुद के साथ करो, खुद जर्नल करो उस चीज़ को, लेकिन उसको एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करना जरूरी है, खुद के साथ ही कर लो, कोई देखने वाला नहीं, कोई जज करने वाला नहीं, सिंपल। तुम्हारे अंदर अगर बहुत एंगर है, तुम्हें वायलेंस करने की मन कर रहा है लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो, तो या तो तुम उसको रिप्रेस करो एंड एक दिन जाके कुछ बड़ा क्राइम कर लो, या फिर तुम जिम करना स्टार्ट कर दो, तुम बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दो, तुम उसको स्पोर्ट्स में लगा दो, तो तुम्हारा वो एनर्जी अंदर सप्रेस नहीं होगी, वो चैनलाइज होगी। तो क्या होगा, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा तो तुम कंट्रोल में रहोगे, तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे, तुम टूट नहीं पड़ोगे, क्योंकि वो एनर्जी तुम्हारे अंदर स्टक नहीं है। तुम उस एनर्जी को चैनलाइज कर दिए और तुम्हारा बॉडी बन गई, तुम कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन बन गए, तुम्हारे पास एग्रेशन है, तुम विराट कोहली बन गए, तुम्हें लोगों को पीटने की मन कर रहा है, तुम माइक टाइसन बन गए। जिनके अंदर लिबिडो जाता है, लिबिडो क्या है? वो सेक्सुअल एनर्जी है। सेक्सुअल एनर्जी से हम क्या करते हैं? हम कुछ क्रिएट करते हैं ना, हम बच्चा क्रिएट करते हैं। तो एनर्जी क्या है? वो कुछ क्रिएट करने की एनर्जी है, वो एक क्रिएटिव एनर्जी है। तुम उस एनर्जी को लगा सकते हो आर्ट क्रिएट करने के लिए, कुछ सिंगिंग, कुछ मास्टरपीस सॉन्ग क्रिएट करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, कुछ नया आविष्कार करने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए तुम क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। इमोशन ना एक्सप्रेस करने का बुरा एग्जांपल एक दिखाओ। ब्रेकअप के बाद लड़कियों के पास सपोर्ट सिस्टम होती है, वो अपनी लड़की सहेली के साथ, दोस्तों के साथ बात करती है, रो लेती है, या फिर जो बात इमोशन एक्सप्रेस कर लेती है कि मैं तो ऐसा किया था, उसने ऐसा किया, वो कर लेती है, उसके लिए मूव ऑन ईजी होता है, उसके पास ऑप्शन भी होता है, तो मूव ऑन उसके लिए ईजी होता है। लड़का अपने दोस्त के साथ बात करने जाता है, अरे क्या बकरा है, अरे क्या लड़के की तरह रो रहा है, चल दारू पीते हैं, चल सिगरेट फूकते हैं। अपनी एनर्जी को गलत तरीके से चैनलाइज किया, रिजल्ट क्या होगा? 10 साल बाद, 15 साल बाद वो लड़की साला मूव ऑन करके एक लड़के के साथ शादी कर लिया, उसका एक और बच्चा हो गया, उसको याद भी नहीं आता है। वो लड़का 20 साल तक बीड़ी सिगरेट फूक रहा है उस लड़की के याद में। पागल। इमोशन सप्रेस करना भाई, हम तो मर्द हैं, हाँ हम तो मर्द हैं। तो सॉल्यूशन यही है, सब्लिमेशन। हमारा जो नेचुरल सेक्सुअल ड्राइव है, हमारा जो लाइफ फोर्स है, हमारा जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम अगर एज इट इज़ रॉ फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे तो सोसाइटी में मातम मच सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेबल वे में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि साइंस, आर्ट, इनोवेशन, स्पिरिचुअलिटी, डांस, सिंगिंग, ये सब चीज़ों में। फाइटिंग, बॉक्सिंग या फिर सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी चीज़ कर सकते हो, लड़का लड़कियाँ सब लोग कर सकता है। पेंटिंग, पोइट्री वगैरह लिखना, create something that immortal. Consciously recognize your desire, accept it, don't feel guilt or shame for it, accept it
एंड रिडायरेक्ट इट टुवर्ड ए हायर पर्पस। सोचो क्या क्या अचीव कर सकते हो। तुम्हें अपने डिजायर के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। उसमें मेडिटेशन करो, सिट विद दैट अर्ज, डोंट रिएक्ट। एंड तुम मॉर्निंग में कुछ ऐसा क्रिएटिव टास्क रखो जहाँ पे तुम्हारे अंदर वो ड्राइव कुछ क्रिएट करने की वो एनर्जी यूज हो जाए। अपना कुछ क्रिएटिव मिशन रखो, उसके लिए रोज क्या करना है उसको सुबह में पहले रखो, तो तुम्हारा क्रिएटिव एनर्जी वहाँ पे यूज हो जाएगा, तो तुम गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। थिंक न्यू आइडियाज, इनोवेट समथिंग न्यू। तुम अगर उसको गलत रास्ते से निकालोगे ना, तो तुम अंत में एम्प्टी फील करोगे और तुम उसको हायर पर्पस की तरफ अगर लेके जाओगे। तुम अगर कुछ मीनिंगफुल करोगे ना, तो तुम्हें मीनिंगफुल फील होगी। तुम अगर कुछ अच्छा क्रिएट करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारी एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, एंड तुम्हें अंत में वो क्रिएट करने के बाद एक मीनिंगफुल सेटिस्फैक्शन फील होगी, जो तुम्हें कौन देखने के बाद निकालने के बाद नहीं होती है। सब्लिमेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे तुम्हारे आसपास के लोग भी वो कर रहा हो। तुम्हारे आसपास के लोग अगर गलत तरीके से उस एनर्जी को निकाल रहा है तो तुम भी उसी से इन्फ्लुएंस होगे, और तुम्हारे आसपास के लोग अगर क्रिएटिव है तो तुम कुछ नया क्रिएट करोगे। तो सर्कल बहुत मैटर करता है ब्रोस, दोस्त क्या बोल रहा हूँ मैं ब्रोस। ये जो तुम्हारे अंदर लाइफ फोर्स है, सोचो ये कितना पावरफुल है। ये एक नया लाइफ बना सकती है, जो लाइफ पता नहीं क्या क्या कर सकता है। एंड उसी को तुम अगर अपने अंदर रखोगे तो 3-4 दिन बाद वो तुम्हारे अंदर तो प्रेशर क्रिएट करेगा बहुत, तुम्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत वो होगा, वो नीचे की तरफ से निकलना चाहेगा, लेकिन तुम उसको ऊपर की तरफ लेके जाना। तुम अगर उसको सही जगह पे चैनलाइज कर दिए तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। बस सोचो, जितना भी दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, सब लोग देखना ये चीज़ को यूज़ किया है। एग्जाम्पल मोदी जी को देख लो, एग्जाम्पल योगी जी को देख लो, एग्जाम्पल गांधी को देख लो, स्वामी विवेकानंद को देख लो। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सिलिबसी को फॉलो किया है, या फिर लाइफ में कोई ना कोई एरिया पे सिलिबसी तो फॉलो किया है उन्होंने। 10 साल तक, 5 साल तक किया होगा। तुम देखना 40 के बाद बहुत सारे मेन सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उन्होंने अपना डिज़ायर्स काम सारे पूरा कर लिए। तो अब वो लोग सिलिबसी में जाके सक्सेसफुल होता है 40 के बाद, फिर 30 के बाद, 40 के बाद होता है सक्सेसफुल बहुत सारे लोग। एक और एग्जाम्पल तुम प्रेमानंद महाराज को देख लो। यू कैन बिकम समवन सो पावरफुल internally, you can become a leader, a prime minister, a innovator, जो एक अनडिसिप्लिन मैन के लिए अनरीचेबल है। ये जो महान व्यक्तियों का मैंने नाम बताया ना, ये अपने सेक्सुअल डिजायर से फ्री नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने सेक्सुअल डिजायर को सही तरीके से सही जगह पे चैनलाइज करना सीख लिया। सोचो इन व्यक्तियों के सामने कोई नॉर्मल इंसान कॉम्पीट कर पाएगा, टिक पाएगा? आज के ज़माने में नॉर्मल मेंस आर रूल्ड बाय लस्ट एंड इम्पल्स। के अंदर अपने इम्पल्स कंट्रोल नहीं है। इंस्टेंट प्लेजर नॉर्मल बन चुका है, डिसिप्लिन बोरिंग बन चुका है, रेयर बन चुका है। इसीलिए समाज में इतना वीकनेस, सैडनेस, डिप्रेशन, लेजीनेस होता है। एवरी टाइम यू रिलीज दैट विदाउट एनी पर्पस, तुम अपने विल पावर, अपने फोकस, अपने मेंटल हेल्थ सबकी 12 बजाते हो, टेस्टोस्टेरोन सब कुछ कम करते हो, क्योंकि तुम टेम्पोररी प्रेशर में ट्रैप्ड हो जो तुम्हें परमानेंट रिग्रेट देने वाला है, जो रास्ता तुम्हें एम्प्टीनेस की तरफ लेके जाएगी, ना कि मीनिंगफुलनेस की तरफ। तुम जब रिटेंशन करोगे ना, तब देखोगे तुम्हारे अंदर कैसे एनर्जी बढ़ जाती है, कैसे हंगर फॉर ग्रोथ, हंगर फॉर अचीवमेंट बढ़ जाता है, कैसे तुम एक जगह बैठ नहीं सकते, तुम्हारे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाएगा। तुम उस एनर्जी को कुछ क्रिएट करने में, कुछ हायर पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, जो तुम्हारे लाइफ को लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और मीनिंग देने वाली है। दिस पावरफुल एनर्जी कैन मेक यू थिंकर, क्रिएटिव पर्सन, लीडर, सम बिग आर्टिस्ट। तुम्हें सोचना होगा कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। तुम्हें ऐसा कोई पर्पस ढूंढना होगा दैट्स ग्रेटर देन योर नेक्स्ट रिलीज। ये सप्रेस नहीं हुआ, सप्रेस मतलब हाइडिंग इट, डिजायर को डाउन कर देना कि नहीं मेरा तो नहीं होता, मुझे तो फील नहीं होता, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तुम्हारे अंदर प्रेशर बिल्ड करता है एंड एक्सप्लोसिव वे में, ये कोई अर्ज के तरफ, सिगरेट, पॉर्न, ये सब की तरफ, कोई बैड हैबिट्स की तरह तुम्हारे अंदर से निकल के, एंड तुम्हें उसको सही तरीके से एनालाइज करना है। बस एक हायर पर्पस ढूंढो और उसको तरफ मोड़ दो। श्री नहीं बोलते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति बस अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, और ज्ञानी व्यक्ति जगत कल्याण के लिए काम करता है। वो बस अपना फायदा नहीं सोचता है, वो सृष्टि चक्र को चलाने के लिए काम करता है, वो सृष्टि चक्र को चलाने के लिए योगदान करता है, एंड उसी की नाम होता है। एक और हैक बताता हूँ, शीर्षासन करो, मूल बंद करो, प्राणायाम करो, कपालभाति वगैरह जो भी प्राणायाम है, प्राणायाम के माध्यम से तुम सांस खींचते हो तो वो एनर्जी तुम फील करो कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तुम्हें उसको विजुअलाइज करना है कि तुम्हारे चक्रास ओपन हो रहा है एंड तुम्हारा वो एनर्जी ऊपर की तरफ जा रहा है। तुम्हें अपने नीचे की पार्ट को ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है, जो किक एक्सरसाइज होता है तुम वो करना है। उसका ट्यूटोरियल तुम यूट्यूब पर देख सकते हो। एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज योर लस्ट बिल्ड लेगेसी। लेट्स गो कॉन्कर डे।
डे नाइट हो गया, सो लेट्स गो मेक लेगा सी ब्रो।